मैं कृष्णदत्त शर्मा, दिल्ली विश्वविद्यालय से सेवानिवृत्त प्रोफेसर। यही प्रश्न पत्र जो पाश्चात्य काव्यशास्त्र का है, मैं वहाँ पढ़ाता था और मेरा बल ज़्यादा इस बात पर रहता है कि छात्रों को अवधारणा स्पष्ट हो सके। इस पेपर में बहुत बड़ी कठिनाई ये है कि अवधारणा स्पष्ट नहीं होती, तो इसीलिए ये पेपर जो है बोझिल लगता है। तो आज हम इस ई पाठशाला के अंतर्गत ये कॉलरिज कविता और काव्य भाषा, इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। कॉलरिज जो हैं वो अरस्तु और लॉन्जाइनस के बाद तीसरे महान आलोचक हैं यूरोपीय परंपरा के। ये आलोचना जो है वो बहुत विरल क्षेत्र है। एक तरह से पूरे विश्व में बड़े आलोचकों की संख्या बहुत कम है। रचनाकार बहुत हैं, लेकिन जो बड़े आलोचक जो हैं उनकी संख्या बहुत सीमित है। जैसे पूरी 19वीं शताब्दी में अगर हम देखें तो दो आलोचक अंग्रेजी के हैं, एक तो कॉलरिज और दूसरे उत्तरार्ध में मैथ्यू आर्नल्ड, जबकि रचनाकारों की संख्या बहुत है। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि क्या वजह है कि ये संख्या कम है। तो एक तो आलोचक की दृष्टि जो है वो बहुत व्यापक होनी चाहिए, एक विश्व दृष्टि, माने अपने साहित्य का अध्ययन, फिर अखिल, जैसे भारत के संदर्भ में हम कहें तो हिंदी क्षेत्र के साहित्य का, जो हिंदी क्षेत्र है उससे जुड़े हुए साहित्य का अध्ययन, फिर एक अखिल भारतीय परिप्रेक्ष्य होना चाहिए कि जैसे कि बंगला है, मराठी है, और इसके बाद एक विश्व परिप्रेक्ष्य कि विश्व में क्या हो रहा है। तो इतना सारा अध्ययन। तो इसी तरह से इंग्लैंड में या फ्रांस में वहाँ ये है कि अपने देश का अध्ययन, फिर पूरे यूरोपीय क्षेत्र का अध्ययन, फिर जो है वो एक विश्व दृष्टि। तो इतना और साहित्य की समझ ये तो चाहिए ही। तो इसलिए बड़े आलोचक जो हैं वो बहुत कम हैं, और कॉलरिज जो हैं उन बड़े आलोचकों में भी उनका स्थान जो है वो बहुत बहुत ऊपर है। तो कॉलरिज जो है उन्होंने भी वर्ड्सवर्थ के साथ अपना कैरियर एक कवि के रूप में शुरू किया था, और उनकी कविताएं जो हैं कुछ जो हैं हमारे यहाँ के कवियों में तो मुक्तिबोध जैसी हैं, यानी बहुत कल्पनाशील और साथ ही यथार्थ का आधार भी लिए हुए। लेकिन जब वर्ड्सवर्थ, हमने बताया कि उनके मित्र थे, बड़े कवि भी थे, तो उनके पहले कविता संग्रह के बारे में ही कॉलरिज ने राय दी थी कि ये शेक्सपियर और मिल्टन के बाद हमारे तीसरे महाकवि हैं। तो उन्होंने फिर ये सोचा कि मैं कविता के क्षेत्र में वर्ड्सवर्थ से आगे जो है वो नहीं निकल सकता। तो फिर उन्होंने कविता का क्षेत्र एक तरह से वर्ड्सवर्थ के लिए छोड़ दिया और ख़ुद जो है आलोचना की ओर प्रवृत्त हो गए। वे बहुत अध्ययनशील भी थे, शायद ही कोई ज्ञान का क्षेत्र हो जो उनसे छूटा हो अपने समय तक का। और उन्होंने जो है वो इसी तरह से शेक्सपियर के आलोचकों में भी उनका बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। उन्होंने शेक्सपियर पर कुछ व्याख्यान दिए थे और क्योंकि वो कुछ लापरवाह भी थे तो उनका 75% व्याख्यान जो है वो खो गए, यानी वो कहीं जो है मिसप्लेस हो गए, नहीं मिले। 25% के आधार पर ही वे शेक्सपियर के सबसे बड़े आलोचक माने जाते हैं। उन्होंने जो है वो उन्होंने उसके विवेचन को एक मनोवैज्ञानिक गहराई उनके चरित्रों को दी, और उनका शेक्सपियर के महत्व को उन्होंने जो है स्पष्ट किया। वो बहुत अच्छे वक्ता भी थे। जब वो बोलते थे तो कई लोग जो हैं वो उनकी ऑडियंस में, उनके श्रोताओं में बड़े बड़े हाई कोर्ट के जजेस, मिनिस्टर्स ये देखे जा सकते थे, और जाते समय वो एकदम जो है वो मंत्रमुग्ध कर देते थे। तो बहुत से लोग जाते हुए भी उनको जो है वो सुनते थे। तो उनका जो योगदान है आलोचना के क्षेत्र में वो बहुत बड़ा है, बल्कि 20वीं सदी में सबसे ज़्यादा प्रभाव कॉलरिज का है। और
अपने समय में उनको उतनी गहराई से पहचाना नहीं गया, तो अपने जो सामयिक उस पर उनकी चर्चा बहुत है, लेकिन आलोचना पर जैसे मैथ्यू आर्नल्ड पर उनका उतना प्रभाव जो है वो नहीं है। अब एक जो है हमें ये भी मालूम होना चाहिए हर आलोचक के संदर्भ में कि किसी आलोचक के मूल विचार आए कहाँ से हैं, उसका स्रोत क्या है, कहाँ उनके इन विचारों का, आलोचनात्मक विचारों का प्रतिपादन हुआ है। तो कॉलेज की जो आलोचनात्मक कृति है महत्वपूर्ण, वो है बायोग्राफिया लिटरेरिया। बायोग्राफिया लिटरेरिया का मतलब हुआ लिटरेरी बायोग्राफी, माने साहित्यिक जीवनी। तो इसमें एक आत्मकथात्मक भी है, ये जीवनी भी है, आलोचना भी है, दर्शन भी है, मनोविज्ञान भी है, बहुत से ये इस तरह से विषय हैं। तो कई लोगों ने इसकी इस वजह से आलोचना भी की है। उसका प्रभाव जो है वो बहुत डिफ्यूज़ है। लेकिन अगर जो हम ध्यान से देखें और कॉलेज के विचारों से परिचित हों तो हमें इसमें इस तरह का बिखराव जो है वो नहीं मिलेगा। कॉलेज जो है वो ऑर्गेनिक रूप के पक्षधर थे। ऑर्गेनिक मतलब जैविक, आवयविक, माने कोई रूप जो है रचना पर आरोपित नहीं होना चाहिए, वो वस्तु की अंतर्योजना से स्वयं विकसित होना चाहिए, स्वयं बल्कि उगना चाहिए अपने स्वाभाविक क्रम में। यानी पहले से हम सिनॉप्सिस बना के हम या सोच कर पॉइंट्स बनाकर उस पर लिखेंगे तो वो रूप जो है मैकेनिकल हो जाएगा। तो उन्होंने इस वजह से ऐसी कृतियों की काफ़ी आलोचना की है कि जिनमें ये सृजनात्मकता नहीं है। मैकेनिकल जो है सृजनात्मकता का एकदम उल्टा है। तो वो सृजनात्मकता के पक्षधर थे। तो इसलिए उन्होंने ऐसे रूप की आलोचना की जो यांत्रिक हो। तो इसमें बायोग्राफिया लिटरेरिया में जो रूप है वो उस यांत्रिक रूप से पहले से व्यवस्थित उतना सामान्य पाठक को नहीं दिखाई देगा। इसीलिए ये उनकी आलोचना कृति कुछ कठिन भी लगती है, उसमें बिखराव लेकिन जो इनकी पद्धति को समझता है उसमें अंतर्दृष्टियों का भंडार मिलेगा। उनकी एक मंशा ये थी कि जो दर्शन और मनोविज्ञान की उपलब्धियां हैं उन्हें आलोचना में लागू किया जा सके। ये एक मूल विचार एक जैसे रिदम के रूप में, लय के रूप में उनके मन में था। तो जो बायोग्राफिया लिटरेरिया में जो आरंभिक आधा भाग, आरंभिक 12 चैप्टर ये जो हैं दर्शन से संबंधित हैं। फिर 13वां चैप्टर ये कल्पना पर है और बाद के उत्तरार्ध के जो चैप्टर्स हैं उनमें एक चैप्टर जो है शेक्सपियर की आलोचना पर है, व्यावहारिक आलोचना पर, वो व्यावहारिक आलोचना से संबंधित हैं। और बाकी 10-11 चैप्टर जो हैं वर्ड्सवर्थ की जो है उन्होंने आलोचना जो है की है। तो एक तरह से जो विचार उनके मन में था वह इस पुस्तक में भी उभरा है कि पहले दर्शन, बीच में कल्पना का संबंध दर्शन और साहित्य दोनों से है। तो एक तरह से कल्पना जो है सेतु का काम करती है साहित्य को और दर्शन को जोड़ने का। यही एक विचार उनके मूल में था। तो उन्होंने इसको मैकेनिकली लागू नहीं किया, वो स्वतः उभरा। पहले वो जो है इस किताब को एक 13वें चैप्टर तक ही रखना चाहते थे, लेकिन फिर क्योंकि वर्ड्सवर्थ ने जो प्रश्न उठाए थे उनका जवाब देने के सिलसिले में वो पुस्तक बढ़ती गई और ये अच्छा ही हुआ, क्योंकि जो व्यावहारिक आलोचना है वो ज़्यादा मूल्यवान है, ज़्यादा जो है उनकी। तो जो सैद्धांतिक आलोचना है, जो दर्शन से संबंधित मैटर है, वो कुछ कठिन भी लग सकता है, लेकिन ये व्यावहारिक आलोचना से, क्योंकि जो आलोचक है दोनों जब तक पक्ष नहीं होंगे तब तक महान आलोचक नहीं हो सकता। सैद्धांतिक और व्यावहारिक आलोचना दोनों का संतुलन उसमें चाहिए। जैसे अंग्रेजी में आई रिचर्ड्स हैं तो उनका थ्योरी है,
सैद्धांतिक है, तो बड़े आलोचकों में नहीं है, या केवल जो है तो दोनों, जिनमें तो ये ऐसे आलोचक हैं जिनमें ये दोनों पक्ष हैं। और मुख्य बात ये है कि इनकी जो बायोग्राफिया लिटरेरिया है भले ही उतनी व्यवस्थित न हो, लेकिन अंतर्दृष्टियों का कोश है, और इन अंतर्दृष्टियों की वजह से ही उन्हें महान आलोचक माना जाता है। तो ये हमने जैसे बताया, ये ऐसी रचना है बायोग्राफिया लिटरेरिया कि जिसे समझना भी कठिन है और छोड़ना और भी ज़्यादा कठिन है, और इसीलिए इसे जो है एक महान कृति की संज्ञा जो है वो दी गई है। अब हम ये तो जितने उनके आलोचनात्मक विचार हैं वो इस जो है बायोग्राफिया लिटरेरिया में आए हैं, और भी वैसे उनकी किताबें उस समय उनके जीवन काल में नहीं छपीं, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद उनकी किताबें वो जो है वो छपीं, और बल्कि उन्होंने कुछ जैसे दूसरे किताब जैसे कम्प्लीमेंट्री कॉपी देते हैं पढ़ने के लिए, देखने के लिए, तो उन्होंने हाशिए पर कुछ टिप्पणियाँ अपनी लिखी थी। तो वो बल्कि अब तो वो हाशिए की जो है वो टिप्पणियाँ वो भी जो हैं पुस्तकाकार जो हैं जैसे ये है कि छप गई हैं। बाद में तो इतना महत्व उनका माना गया, तो इनकी जो एक मार्जिनेलिया नाम से 2 वॉल्यूम में सिर्फ वही हैं। तो एक उस समय के एसेइस्ट थे चार्ल्स लैम्ब, वो कहते थे कि अगर जो कॉलरिज कोई किताब मांगें पढ़ने के लिए तो ज़रूर दो, क्योंकि वो जब वापस करते हैं तो वो पहले से ज़्यादा मूल्यवान होकर सामने आती है। तो इसमें पहले हम इसमें अब उनके काव्य के बारे में, कविता के बारे में उनकी क्या धारणा थी, इसको हम थोड़ा सा बताएंगे। कविता के बारे में तुम लोगों ने जैसे वर्ड्सवर्थ के विचार पढ़े हैं, तो वर्ड्सवर्थ के विचार कॉलेज के विचारों के सामने बड़े सीधे सपाट लगते हैं। सीधे उन्होंने कहा कि कविता तीव्र मनोवेगों का सहज उच्छलन है। ये है इनमें, ये कॉलेज में ये है कि बहुत संश्लिष्टता है इनमें, क्योंकि जिसका ज्ञान का आधार जितना ज़्यादा पुख्ता और मजबूत होगा, जितना ज़्यादा होगा, उतनी ही उसके विचारों में संश्लिष्टता ज़्यादा होगी। तो बात उन्होंने भी वही कही करीब कि जो है भाव को केंद्रीयता कॉलेज ने भी प्रदान की, लेकिन उन्होंने जो कुछ कहा उसमें संश्लिष्टता ज़्यादा है। जैसे उन्होंने ये कहा कि एक भाव की जो है वो कविता में भाव की अंतर्धारा रहती है, हर जगह वो मौजूद भाव जो है वो सर्वत्र रहता है, हर जगह रहता है, लेकिन अलग चमत्कार बिंदु के रूप में कहीं नहीं रहता। फिर से हम बताएं कि भाव जो है वो किसी जगह पर केंद्रित नहीं होता, बल्कि उसकी अंतर्धारा पूरे उसमें व्याप्त रहती है कविता में। और अगर जो चमत्कार बिंदु, तो हमेशा जब कॉलेज बात करते हैं तो उनके सामने दो जो हैं वो पहलू रहते हैं कि एक तो नव्य शास्त्रवाद से जुड़ा हुआ, जिसको वो मानते हैं मैकेनिकल, जिसे वे सर्जनात्मक नहीं मानते, और एक स्वच्छंदतावादी जो काव्य प्रवृत्ति है वह। तो जो जब वो ये कहते हैं कि जो नव्य शास्त्रवाद है उसमें चमत्कार पर ज़्यादा बल था, यानी सुनने वाले वाह वाह कर उठें, तब इसी में कविता का उद्देश्य जो है वो माना जाता था। तो इसमें जो है, इसमें उन्होंने कहा भाव के एक अंतर्धारा के रूप में रहना चाहिए, और जो है वो परस्पर वो है कनेक्टेड होना चाहिए, परस्पर जुड़ा हुआ होना चाहिए। तो इसमें जो है वो इस पर भी बल है, एक संरचना पर भी बल है। तो ये जो है चमत्कार बिंदु के रूप में न हो, उसमें अंतर्धारा हो और वो परस्पर संबद्ध हो, इसमें उनका बल संरचना पर है। और संरचना पर कॉलेज ने बहुत बल दिया है कि जो कविता है या कोई भी रचना है उनमें एक संरचनात्मक संबंध होना चाहिए, परस्पर संबद्ध होना चाहिए। और हम उदाहरण दें जैसे अपने यहाँ से, जैसे निराला का और पंत का, तो निराला में ये संरचनात्मकता है, आवयविकता है। स्वयं निराला ने अपनी कविताओं का जो विश्लेषण किया है उसमें उन्होंने ये बताया है कि आप पंत जी की कविताओं को आप अलग अलग उनके पद्यों को भी समझ सकते हैं और आपके बोध में कोई अंतर, लेकिन मेरी कविता की एक भी पंक्ति को पूरी कविता के संदर्भ को ध्यान में रखे बिना नहीं समझ सकते। तो इसमें
ऐसे ही जो है, तो इसका मतलब एक जो कविता संरचना में क्या है, उसका एक तार्किक आधार होता है। तो जो तर्क संगत ढंग से सोच नहीं सकता वह अच्छा कवि नहीं हो सकता। एक जगह जैसे निराला का जो प्रसिद्ध निबंध है पंत जी और पल्लव, उसमें ये विचार जो हैं वो आए हैं। तो उन्होंने एक जगह कहा कि एक पंक्ति पंत जी की ली, झर गई कली। फिर उन्होंने उसकी आलोचना की कि ये सुनने में तो भले ही ठीक लगती हो, लेकिन इसका तार्किक आधार दूषित है। कली कैसे झर सकती है? कली का डंठल तो बहुत मजबूत होता है। फूल जो है, जब फूल बन जाए तो फूल झड़ गया, ये तो चीज़ एक तार्किक लगेगी, लेकिन कली का झरना ये तार्किक नहीं है। तो इसमें एक तार्किक असंगति है, तो तार्किक आधार इसका पुष्ट नहीं है। तो इसी तरह उन्होंने एक जगह पंत जी ने लिखा कि जैसे जो पेड़ जो हैं, उनके जो पत्ते जो हैं, तो पेड़ जैसे उनके नीचे झांक रहे हैं, नीचे ऊपर आसमान की ओर झांक रहे हैं। तो इसमें उन्होंने कहा कि झांका हमेशा ऊपर से नीचे की ओर जाता है, आसमान की ओर ताका बेशक जाता हो, झांका नहीं जाता। तो तार्किक आधार, तो ये जो संरचना है वो उसमें इस तार्किकता का एक सर्वोत्तम निदर्शन होती है। वैसे भी बोलने में रहनी चाहिए तार्किकता, संरचना में तो कई तरह से, क्योंकि संरचना एक तरह की रिलेशनशिप है। तो इसका मतलब क्या है कि जो रचना है, कोई भी कविता है, तो उसके कुछ अंग हैं, उसके कुछ घटक हैं। तो वो घटक जो हैं परस्पर जुड़े हुए होने चाहिए, और हर घटक का पूरी कविता से, पूरी रचना से भी संबंध होना चाहिए। तो संरचना में दो तरह का संबंध जो है वो शामिल है। एक तो घटकों का पारस्परिक संबंध, हर घटक दूसरे घटक से जुड़ा हुआ हो, और फिर हर घटक का पूरी इकाई से, संपूर्णता से संबंध हो, जैसे पूरी कविता से संबंध हो। तो जो और बड़े रचनाकार हैं, जैसे मानो शेक्सपियर हैं, कालिदास हैं, तुलसीदास हैं, इनमें तो उनके संपूर्ण साहित्य में ये संबंध होता है। माने ये जो है, अगर जो आप उनकी जैसे एक पंक्ति को पूरी कविता को पढ़े बिना नहीं समझ सकते, इसी तरह एक कविता को उनको संपूर्ण कविताओं को पढ़े बिना नहीं समझ सकते, इसी तरह एक पुस्तक को उनकी संपूर्ण रचना संसार को दृष्टि में रखे बिना नहीं समझ सकते। तो एक तरह से उनकी रचनाएं एक समन्वित व्यक्तित्व का प्रतिफलन होता है। समन्वित व्यक्तित्व का मतलब उसमें उसकी वैचारिकता में जो है शुरू से ही एक तरह की तार्किकता है। ये तो जो इनके जो विचार हैं, कॉलेज के जो विचार हैं, उनमें इस संरचना पर जगह जगह बल दिया गया है। अब हम उनकी कविता की परिभाषा लेंगे और उसमें आप देखेंगे कि इसी संरचनात्मकता पर इसमें भी बल है, और आप देखेंगे कि ये ज़्यादा संश्लिष्ट है, ज़्यादा उसमें जटिलता है, लेकिन वो ज़्यादा यथार्थ भी है। क्योंकि धीरे धीरे जैसे ही ज्ञान बढ़ता है, हमारे संश्लिष्टता भी उसके अनुरूप जो है वो बढ़ती जाती है। तो अगर जो ऐसा साहित्य नहीं है जो हमारे मन को तुष्ट कर सके, जो जिसमें हमारे मन की संश्लिष्टता के अनुरूप हो, तो हमें वो प्रभावित नहीं करता। इसीलिए अगर जो आप कोई पुरानी फिल्म देखें 50 साल पहले की, तो बड़ा उसमें ठहराव सा लगता है, उसमें गति नहीं लगती, इसलिए वो हमें आकर्षित नहीं करती, क्योंकि उनकी तुलना में हमारे जो मानसिकता जो है ज़्यादा संश्लिष्ट हो चुकी है, और ज्ञान के विस्तार के साथ साथ ये संश्लिष्ट होती जाती है। तो इसका प्रतिफलन इनके काव्य संबंधी विचारों में भी है। अब मैं इनकी जो कविता की परिभाषा है वो कोट करूँगा, और इसे सुनते समय आप वर्ड्सवर्थ की परिभाषा को भी ध्यान में रखिए कि उन्होंने जो दी है और क्या इनमें अंतर है, किस तरह इन दोनों की अभिव्यक्ति में और साथ ही उनकी संश्लिष्टता में क्या अंतर है। तो उन्होंने परिभाषा देते हुए लिखा कि कविता रचना का वह प्रकार है जो वैज्ञानिक कृतियों से इस अर्थ में भिन्न है कि उसका तात्कालिक प्रयोजन आनंद है, सत्य नहीं। साथ ही रचना के अन्य सभी प्रकारों से उसका अंतर यह है
कि उसमें पूरी रचना से वही आनंद प्राप्त होगा जो उसके हर घटक से प्राप्त होने वाले आनंद के अनुरूप हो। तो उन्होंने अब इसमें ये देखें कि दोनों के प्रयोजन के आधार पर कविता की परिभाषित किया है कि एक तो पहले वाक्य में ये बताया है कि कविता का जो है और विज्ञान का, इन दोनों की तुलना की है कि इनका तात्कालिक प्रयोजन क्या है। तो कविता का तात्कालिक प्रयोजन है आनंद और विज्ञान का तात्कालिक प्रयोजन है सत्य। तो अन्य प्रयोजन जो है कविता का ये भी हो सकता है, ज्ञान प्रदान करना भी हो सकता है, लेकिन वो उसका तात्कालिक प्रयोजन नहीं है। इसी तरह से विज्ञान का प्रयोजन जो है आनंद प्रदान करना भी हो सकता है, क्योंकि जब तक वैज्ञानिक भी अपने काम में जब तक रस नहीं लेगा, जब तक उसे आनंद ना आए, लेकिन उसका तात्कालिक प्रयोजन ये नहीं है। तो उन्होंने विज्ञान में और कविता में ये फ़र्क किया कि कविता का तात्कालिक प्रयोजन है आनंद, विज्ञान का तात्कालिक प्रयोजन है सत्य। तो फिर जो है दूसरे भाग में इसके में परिभाषा के उन्होंने ये कहा कि कविता हैं और जो अन्य विधाएं हैं साहित्य की, उनमें क्या अंतर है। तो इसमें जो कविता में एक तरह की संरचनात्मक अन्विति होती है, तो उसके हर घटक से वही आनंद प्राप्त होना चाहिए जो उसके पूरी कविता के अर्थ को पुष्ट करे। तो इसमें भी बल जो है संरचना पर बल है कि वो परस्पर संरचनात्मक रूप से संबद्ध होने चाहिए। उसके घटक ये नहीं कि कोई किधर जा रहा है कोई किधर जा रहा है, उसमें बिखराव ना हो। वो जो है उसके घटक उसके उनमें अन्वित हो, एक जो है समग्र अर्थ को पुष्ट करें। ये जो है उनमें ये विशेषता होनी चाहिए। तो अन्य जो विधाएं हैं, जैसे उपन्यास है, कहानी है, उसमें क्यों बड़ी रचना होती है तो वो उसमें उतनी तार्किक संगति नहीं होती। कविता में ये तार्किक संगति जो है वो ये सबसे ज़्यादा होती है। और जो है इसीलिए उन्होंने कहा है कि जो गद्य रचना है, जो अन्य साहित्यिक रचना है, उसको उन्होंने कहा कि वर्ड्स इन द बेस्ट ऑर्डर, कि उत्तम क्रम विधान है शब्दों का ये जो साहित्यिक रचना। फिर कविता को कहा बेस्ट वर्ड्स इन द बेस्ट ऑर्डर, कि उत्तमोत्तम शब्दों का उत्तमोत्तम क्रम विधान है। ये उन्होंने दोनों में, तो यानी कविता में इकोनॉमी काफ़ी होती है, उसमें जो है वो बहुत कम शब्दों में अपनी बात को कहने का प्रयत्न किया जाता है। तो जब आपको बहुत कम में कहना हो तब कविता, तो हर विधा की अपनी अपनी विशेषताएं और सीमाएं हैं। इसके अलावा उन्होंने कुछ ऐसी बातें कहीं कविता के बारे में जो आधुनिक संवेदना को ज़्यादा अपील करती हैं। और मैं जब जैसे क्लास में पढ़ाता था तो कॉलेज की ये उक्ति उद्धृत करता था कि अगर जो पूरा समझ में नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, जो पूरी समझ में आ जाए वो बात अच्छी नहीं हो सकती, वो बात जो है गहरी नहीं हो सकती। तो इसलिए अगर जो कुछ बताया हुआ या कोई कविता पूरी समझ में नहीं आई तो कोई बात नहीं, जितनी आ गई है उतनी ठीक है। तो इससे संबंधित उन्होंने तो ये जो है एक अपील करने वाली बात है और सच भी है ज़्यादा जो, इसीलिए हर युग में कविता नया नया अर्थ जो है वो देती है। कभी जो है वो पूरा अर्थ, तो हमारे यहाँ जय शुक्ल जी ने भी कहा कि जो कवि ये कहे कि जो कुछ मेरे मन में था वह सब मेरी कविता में आ गया है, तो उसमें काव्यानुभूति का अभाव समझना चाहिए। तो यानी शुक्ल जी में भी, जो हमारे बहुत बड़े आलोचक हैं, उनमें भी ये बात है कि कभी जो है पूरी बात वो नहीं आ सकती। तो या तो उस कवि में कुछ कमी है या पाठक में, श्रोता में उसमें कमी है, जो ये कहे कि मेरी पूरी बात मेरी समझ में आ गई है। अब मैं फिर जो है कॉलेज का जो उद्धरण है वो कोट करता हूँ कि उन्होंने, काव्य सबसे ज़्यादा आनंद तभी प्रदान करता है जब उसे सामान्य तौर पर समझा जाए, पूरी तरह नहीं। ये कॉलेज का
वाक्य है। यही बात उन्होंने कही है कि कविता सबसे ज़्यादा आनंद तभी होगी जब आपने एक समझ लिया एक जनरल सेंस में, और पूरी तरह जो है वो नहीं समझा। तो ये पूरी तरह समझना कविता को ज़रूरी नहीं है। इसीलिए एक जगह उन्होंने और कहा, मैं छोटे छोटे 2-3 कोटेशन देता हूं जिससे कि उनकी मानसिकता को समझने में, उनके आलोचक रूप को समझने में और कविता के बारे में उनकी धारणा को समझने में मदद मिलेगी। एक उन्होंने लंबी कविता के बारे में कहा कि लंबी कविता पूरी की पूरी कवित्वपूर्ण नहीं हो सकती और न होनी चाहिए। ये न होनी चाहिए, ये कॉलरिज ही कह सकते थे। ये बहुत उन्होंने गहरी बात छोटे से वाक्य में कही कि लंबी कविता पूरी कवित्वपूर्ण नहीं हो सकती और होनी भी नहीं चाहिए। क्योंकि कवित्व से क्या मतलब है? कवित्व से मतलब है जैसे एक तरह से प्रगीतात्मकता, कि जो कवित्व का आधार। तो ज़्यादातर लंबी कविता में काफ़ी वैरायटी चाहिए कि वो वर्णन करने में भी सक्षम हो, कवि वर्णनात्मकता भी हो, उसमें जो है वो नाटकीयता भी हो। तो इसलिए लंबी कविता में, क्योंकि जो कवित्वपूर्ण अंश तभी अपील करेगा जब पहले थोड़ा सा वैसा हो वर्णनात्मक जो कवित्वपूर्ण नहीं है, बाद में जब कवित्वपूर्ण अंश आता है तब वो हमें चमत्कृत करता है। और वैसे भी कोई जो चरम स्थिति है कवित्व की, प्रगीत जो है एक तरह से चरम स्थिति है, तो वो एक लगातार जारी नहीं रह सकती, वो हमेशा जो है उसमें उतार आएगा ही। आप एवरेस्ट पे पहुंच गए हैं तो उससे फिर नीचे ही आएंगे। और तो इसी तरह से, तो इसीलिए बहुत से रचना, स्वयं शुक्ल जी ने जैसे कामायनी के बारे में लिखा कि ये कामायनी जो है वो प्रबंध काव्य नहीं है। प्रबंध काव्य में तो एक प्रबंधत्व तो होता है, परस्पर संबद्ध होने चाहिए उसके वो एक दूसरे से। तो उन्होंने कहा कि ये जो है वो कई प्रगीतों का जोड़ है, ये विभिन्न प्रगीतों को जोड़कर बनाई हुई कृति है। वो प्रगीतों का वो जो है वो महाकाव्य जो है वो नहीं है। क्योंकि जो भावुकता की या संवेदनात्मक तीव्रता की निरंतरता को कायम नहीं रखा जा सकता। तो ये भी बात उन्होंने छोटे वाक्य में किसी ने पहले नहीं कही थी, जो उन्होंने कही, और ये भी आधुनिक जो पाठक है इसको बहुत अपील करती है। फिर उन्होंने कहा ये फिर इसमें संरचनात्मकता पे बल है, बीच बीच में उनके में ये वाक्य आते हैं, तो इसलिए ये अंतर्दृष्टियां हमें चमत्कृत करती हैं। उन्होंने कहा कि एक सुगठित रचना के सभी अंग अनिवार्य रूप से अपने से अधिक महत्वपूर्ण या प्रमुख अंगों में समाहित होने चाहिए। इसमें उसी संरचनात्मकता पर बल है कि रचना के सभी अंग अपने से ज़्यादा महत्वपूर्ण अंगों में समाहित होने चाहिए। इसका मतलब जो रचना के मानो 10 घटक हैं उनमें भी एक पूर्वापर क्रम है, कौन सा घटक ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो जो कम महत्वपूर्ण है वो अपने से ज़्यादा महत्वपूर्ण में समाहित हो। ये उन्होंने जो है वो ये कहा। तो इससे हमें कुछ अंदाज उनकी मानसिकता का और उनकी कविता के बारे में उनके विचारों का जो है वो पता जो है वो चलता है। तो एक तो जो घटक हमने बार बार जोर दिया है वो संरचनात्मकता, उनकी आलोचना में संरचनात्मकता और इतिहास इन दोनों का संयोग है। और फिर कल्पना, सृजनशीलता, 3 चीज़ों का मानिए। सृजनशीलता पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन ये 3 चीज़ें इनकी, और अब भी जब भी आलोचना की चर्चा होगी, अब भी होती है, इन 3 के बिना महान न रचना हो सकती है और न आलोचना हो सकती है। खाली संरचना तो जड़ है, उसमें एक तरह का ठहराव है, वो एक तरह से रूपवाद जैसा है, लेकिन गति किससे आएगी? संरचना में गति जो है आती है वो आती है इतिहास से। तो संरचना प्लस इतिहास प्लस सृजनशीलता, इससे बड़ी रचना की सृष्टि होती है। उन्होंने भी ये प्रश्न उठाया कि कवि किसे कहते हैं, जैसे वर्ड्सवर्थ ने उठाया था उसी तरह से। तो
इनके सभी विचारों में किसी न किसी रूप में ये संरचनात्मक संबंध और सृजनात्मक संबंध, आवयविक संबंध ये आएगा। तो उन्होंने ये कहा कि कवि जो है वो हमारी संपूर्ण आत्मा को गतिशील करता है। जिन्होंने मुक्तिबोध को पढ़ा है वो बार बार ये कहेंगे, मुक्तिबोध ने इस बात को बार बार रिपीट किया है, कि बार बार इसको दोहराया है कि अच्छा रचनाकार जो है वो पाठक की संपूर्ण किसी एक अंश को नहीं बल्कि संपूर्ण आत्मा को वो आलोड़ित करता है। मैं इनका फिर जो है उनके कॉलेज के शब्द पढ़ता हूँ पहले और फिर जो है उनको उद्धरण देता हूँ कि उन्होंने कवि को किस रूप में परिभाषित किया है। कवि के बारे में वर्ड्सवर्थ की भी और कॉलेज की भी धारणा जो है वो काफ़ी ऊंची है। हालांकि वो लोकतांत्रिक विचारों से प्रभावित थे और कवि में और सामान्य व्यक्ति में अंतर उतना नहीं मानते, लेकिन फिर भी वो कवि को काफ़ी महत्व देते हैं कि वो जो है सामाजिक परिवर्तन में एक महत्वपूर्ण उपकरण की भूमिका निभा सकता है। वो ऐसा जो है वो समझते हैं। ये उन्होंने लिखा, अपने आदर्श रूप में कवि मानव की संपूर्ण आत्मा को गतिशील करता है और ऐसा करते समय वह उसकी शक्तियों को उनके सापेक्षिक मूल्य और गरिमा के अनुरूप एक दूसरे के अधीन रखता है। कि एक तो संपूर्ण आत्मा को गतिशील करता है और दूसरे जो है वो उनके सापेक्षिक मूल्य के अनुसार, सापेक्षिक महत्व के अनुसार वो एक दूसरे के अधीन रखता है, उसके विभिन्न अंशों को, उसके विभिन्न घटकों को। यहाँ भी बल जो है वो संरचना पर है और एक तरह से विविधता पर बल है कि जो औद्योगिक क्रांति के बाद जो नया पाठक वर्ग आ रहा था, इससे पहले जो नव्य शास्त्रवादी दौर में जो पाठक वर्ग था उसमें तो उस समय के जो आलोचकों ने ज़्यादा ये कहा है कि ऐसी कविता अच्छी है जिसकी सबके हृदय में टंकार सुनाई दे, जिसकी सबके हृदय में एक जैसी प्रतिक्रिया हो। लेकिन जब ये पाठक वर्ग में जब विविधता आई, औद्योगिक क्रांति से बहुत पाठक वर्ग बढ़ा और उसमें जो है वो पहले तो एक उच्च वर्ग ही, विशिष्ट वर्ग ही सांस्कृतिक कर्मों से जुड़ा हुआ था। जब ये आया तब ये है कि इस विविधता की आकांक्षा कॉलेज की आलोचना में बहुत है कि जब तक साहित्य में विविधता नहीं होगी तब तक ये विविध क्षेत्रों से, विविध संदर्भों से आने वाले जो पाठक को जो है वो प्रभावित जो है वो नहीं कर सकेगा। तो उन्होंने और विविधता के साथ साथ उन्होंने फिर जो है वो एकता पर भी बल दिया। एकता पर इसलिए कि बिना एकता के वो कोई समन्वित प्रभाव नहीं पड़ेगा। समन्वित प्रभाव के लिए रचना में चाहिए एकता पर बल और जो है उसमें विविधता भी होनी चाहिए। तो विविधता के साथ साथ एकता, एकता के साथ साथ विविधता, इन दोनों चीज़ों पर तो आप ये देखेंगे कि बराबर जो हैं कॉलेज जो बातें कह रहे हैं वो हम अगर जो ध्यान से देखें तो ऐसी कठिन भी नहीं है कि हमारे पाठक को अपील भी करेंगी अगर जो हम उसकी बातें को समझते हैं। तो खाली जो एक तरफा बात जो है वो ठीक नहीं है। एक उन्होंने जो है वो उन्होंने ये अंग्रेजी आलोचना में द्वंद्वात्मक पद्धति को भी लागू किया और बल्कि जो है वो हेगल से पहले, ज़्यादातर हेगल को माना जाता है द्वंद्वात्मकता का जो है उद्भावक, लेकिन कॉलेज ने उससे कुछ पहले ही द्वंद्ववाद को बराबर जो है अपनी आलोचना में लागू किया। और जब हम कल्पना के बारे में बताएंगे अभी अगले पाठ में, तो उसमें जो है इस द्वंद्वात्मकता पर उन्होंने बहुत बल दिया है। और जो भी बड़ी रचना बिना इस द्वंद्ववाद के हो ही नहीं सकती। जैसे कि हम जो है दिन का विश्लेषण तब तक नहीं कर सकते जब तक कि रात हमारे ध्यान में न हो। तो इसीलिए अंधकार जो है वो तब अपील करे, रोशनी जो है या प्रकाश तब जो है वो अर्थ देगा जब अंधकार। तो दोनों पक्ष मिलकर एक संपूर्ण इकाई को बनाते हैं। तो एक उनका योगदान ये है कि उन्होंने इस द्वंद्ववाद को जो एक वैचारिक
प्रत्यय था, जो एक वैचारिक अवधारणा थी, उसको उन्होंने अपनी जो है वो आलोचना में लागू किया। शेक्सपियर की आलोचना करते समय, वर्ड्सवर्थ की आलोचना करते समय उन्होंने इस द्वंद्ववाद के, तो ये बड़ा कठिन काम है, क्योंकि विचार बहुत से लोग कह देते हैं, विचार के स्तर पर बातें कह देते हैं, ये करना चाहिए, लेकिन व्यावहारिक जीवन में या व्यावहारिक लेखन में वो उसको लागू नहीं कर पाते। वर्ड्सवर्थ के संदर्भ में हमने बताया था कि उसने काव्य भाषा के बारे में बड़ी बड़ी बातें कही हैं, लेकिन जब वे स्वयं कविता रचने पर आते हैं तो उनकी जो महान कविताओं में वो विचार व्यावहारिक रूप में उतरते हुए नहीं दिखाई देते। कॉलेज में एक ये है कि उन्होंने एक जो बातें कही हैं वो बड़ी जटिलता लिए हुए हैं, लेकिन उस जटिल बातों को भी उन्होंने बड़े सहज रूप में अपनी व्यावहारिक आलोचना में लागू किया है। तो जो है, फिर हमने ये कहा कि जो एकता पर बल दिया है, और ये एकता जो है उन्होंने कहा ये जैविक एकता होनी चाहिए। जैविक का मतलब ऑर्गेनिक, और एक है यांत्रिक। तो उनके सामने ये यांत्रिक और जैविक ये दोनों प्रत्यय हैं। तो जैविक का मतलब है, उसमें जैविक में ये है कि अगर जो वो उसमें जो विभिन्न घटक हैं इस तरह से जुड़े हुए रहते हैं कि अगर जो आप किसी घटक को निकाल दें उसमें से, तो बाकी पूरा इकाई जो है उससे प्रभावित होगी। जैसे मानो एक कार है, ये एक जैविक संरचना है, तो उसमें से आपने एक पहिया खराब हो गया, निकाल दिया, दूसरा डाल दिया। कोई पुर्जा जो है खराब हो गया, आपने बदलवा लिया। तो उसमें तो अलग अलग ये पार्ट्स हैं, वो जुड़कर वैसे वो भी परस्पर संबद्ध हैं, लेकिन उनका संबंध जो है परस्पर वो मैकेनिकल संबंध है, यांत्रिक संबंध है। और कविता का संबंध जो है वो, इसमें विभिन्न घटकों का संबंध यांत्रिक संबंध नहीं होता, वो जैविक संबंध होता है। मनुष्य जो है, हम जो है वो जैविक इकाई है। इसके जैसे वो ये नहीं करता कि हाथ जाके निकाल के टांग दे कहीं और फिर दूसरे दिन लगा ले। तो अगर वो जो है हाथ अगर जो कट जाएगा तो एक तो उसका दूसरे हाथ का भी एफिशिएंसी प्रभावित होगी। जैसे एकलव्य का अंगूठा काट दिया था, तो उससे क्या है कि बाकी उंगलियां भी उतनी कौशल से काम नहीं कर सकती थी, बल्कि एक हाथ का दूसरे हाथ का संबंध भी, बल्कि फिर पूरे व्यक्तित्व को भी प्रभावित करेगा। तो जो जैविक संबंध है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि रचना में आप किसी शब्द को भी आप निकाल के बदल नहीं सकते। वो जो अच्छी रचना जिसमें ऑर्गेनिक संबंध है, आप उसको जो है, तो एक इनके एक शिष्य, इनके एक टीचर थे जेम्स बेयर, उनकी शिक्षाओं का काफ़ी प्रभाव वर्ड्सवर्थ पर था, और उसके आधार पर उन्होंने 2 सूत्र जो हैं वो निकाले थे, जो भाषा के संबंध में, काव्य भाषा के संबंध में। वो भी मैं तुम्हें जो है वो ये पढ़कर सुनाता हूँ अभी, कि 2 सूत्र उन्होंने ये निकाले थे। पहला जो है वो ये कि जो कविता हमने पढ़ी भर नहीं है, वरन अधिकतम आनंद के साथ जिसे हम बार बार पढ़ना चाहते हैं, उसी में सच्ची प्रभाव क्षमता है, और वही सही मायनों में कविता कहलाने के योग्य है। पहला ये कि जिस कविता को हम बार बार पढ़ना चाहें वही वास्तव में अच्छी कविता है। दूसरा, जिन काव्य पंक्तियों को उनके अर्थ में कोई कमी लाए बिना उसी भाषा में दूसरे शब्दों में अनुदित किया जा सके, वहाँ तक वे काव्य भाषा की दृष्टि से सदोष हैं। तो अगर जो आप किसी कविता की पंक्तियों को अपने ही भाषा के दूसरे शब्दों में कहें, तो समझ लो वो कविता सदोष है, नहीं कही जा सकती, वो उन्हीं शब्दों में कही जा सकती है। तो उनका कहना ये था कि आप जो महाकवि है, जो बड़ा रचनाकार है, उसके शब्द को बदलने की कौन कहे, उसके शब्द के स्थान को भी आप जो हैं वो नहीं बदल सकते। इसके बाद कॉलेज ने एक ये प्रश्न उठाया कि भाई अच्छी कविता की विशेषताएं क्या हैं, किसे हम अच्छी कविता कहेंगे। तो उन्होंने फिर ये कहा कि बजाय हम ये कहें कि पहली विशेषता ये है, दूसरी विशेषता ये है, इसके बजाय ये ज़्यादा ठीक होगा कि हम कोई कविता लें
उसका विश्लेषण करें और उससे जो विशेषताएं सामने आए वो अच्छी कविता की विशेषताएं होंगी। तो उन्होंने शेक्सपियर की कहा, शेक्सपियर से अच्छा उदाहरण और कौन हो सकता है। तो शेक्सपियर की 2 पंक्तियां उन्होंने, एक चैप्टर उनका है 15वां चैप्टर बायोग्राफिया लिटरेरिया का, तो उसमें उन्होंने उन 2 पंक्तियों का विश्लेषण किया और उन्होंने कहा कि हम उसके जो श्रेष्ठ रचनाएं हैं उसकी पंक्तियां नहीं लेते, बल्कि बिल्कुल आरंभिक, जब शेक्सपियर 26-27 साल का था उस समय जो उसने कविताएं रची थी उनमें से 2 पंक्तियां उसने ली और ये कहा कि अगर जो कोई महाकवि है, महान रचनाकार है, तो बीज रूप में उसके वो विशेषताएं आरंभ से ही होती हैं। तो उन्होंने उस 2 पंक्तियों का विश्लेषण किया और विश्लेषण करने के बाद उसने निष्कर्ष जो है वो निकाला कि क्या क्या जो है अच्छी कविता की जो है वो विशेषताएं हैं। तो इसमें उसने एक तो जो है वो ये कहा, ये उसने 4 विशेषताएं उसमें से निकाली कि एक तो उसमें है कि उसमें एक संगीतात्मक माधुर्य होता है, उसमें अच्छी कविता में जो संगीतात्मक माधुर्य की जो है पूर्णता होती है। उसके शब्द हैं परफेक्ट स्वीटनेस ऑफ वर्सिफिकेशन। तो पहले उसने एनालाइज किया और पहले उसने विश्लेषण किया और विश्लेषण के बाद ये निष्कर्ष जैसे सहज रूप में निकलता चला आ रहा है कि उसमें जो है वो एक जो है वो संगीतात्मक जो है वो माधुर्य होता है। उसका ही वाक्य सुनाते हैं, फिर हिंदी भी बताते हैं कि वन हु हैज़ नो म्यूजिक इन हिज सोल कैन नॉट बी ए जेन्युइन पोइट, कि जिसके हृदय में आत्मा का संगीत नहीं है वो अच्छा कवि नहीं हो सकता। ये जो है एक शेक्सपियर के नाटक में ये लाइन इस तरह की आई है मिलती जुलती, उसी के आधार पे उसने ये पंक्ति जो है वो कही। एक तो पहली विशेषता बताई छंद रचना का उत्कृष्ट माधुर्य, अंग्रेजी में उसके शब्द हैं परफेक्ट स्वीटनेस ऑफ वर्सिफिकेशन। दूसरी बताई कि जो अपनी व्यक्तिगत परिस्थितियों से सर्वथा दूरवर्ती विषयों का चयन। मैं आपको पहले वो बात बताए दे रहा हूं और फिर उसका विश्लेषण कर रहा हूं। कॉलेज ने पहले विश्लेषण किया है और अंत में वो निष्कर्ष के रूप में वो बात आई है कि जो कवि जो विषय ले वो उसकी व्यक्तिगत परिस्थितियों से जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए और जितना ही वैयक्तिकता उसमें होगी उतना ही वो काव्य की दृष्टि से कमज़ोर होगी या उसमें कवि को कठिनाई ज़्यादा आएगी निर्वैयक्तिक बनाने में। तो या तो जो है वो अगर जो अपना व्यक्तिगत लिया तो बहुत असाधारण प्रतिभा चाहिए कि अपनी वैयक्तिक उस चीज़ को भी निर्वैयक्तिक रूप में पेश कर सके। एक उसने कहा कि एक चित्रकार था और वो चित्रकार जो है वो चित्रकार क्या मूर्तिकार था, तो उसने मूर्ति एक बनाई तो बहुत से देखने आ रहे थे दर्शक, तो दर्शक देख रहे थे और कुछ चर्चा कर रहे थे, तो कहा कि इसकी मूर्ति की जो है टांगें तो बहुत अच्छी हैं, बहुत सुंदर है, लेकिन उसके अनुरूप उसका ऊपरी ढांचा जो है वो नहीं है। मूर्तिकार बहुत बड़ा था, तो उसमें चर्चा कर रहे थे, तो जो चर्चा करते समय उसी समय उसकी पत्नी निकल के आई कि मेरे जो है वो पति की प्रशंसा हो रही है। तो वो आकर ये कहा कि आप ये मूर्ति देख रहे हैं जो मेरी पत्नी बनाई है, इसकी प्रशंसा कर रहे हैं, इसमें मॉडल में ही थी। तो वैसे ही श्रोता एकदम समझ गए कि ऊपर का जो है भाग जो है वो ठीक क्यों नहीं बन पाया, क्योंकि वो व्यक्तिगत तौर पे उससे जुड़ा हुआ था। इससे जो है वो उसका चेहरा मोहरा और जो ऊपरी हिस्सा जो है उसके टांगें उसने तो अपनी ऑब्जेक्टिवली बनाई अच्छी, लेकिन वो उतना तालमेल जो है वो, तो फिर दर्शकों ने एकदम कि ठीक है हमको अपने प्रश्न का उत्तर जो है वो मिल गया। इसमें तो व्यक्तिगत भावों से जुड़ी हुई ये चीज़ जो है वो नहीं। जो दूसरी उसने ये बताई, तीसरी उसने विशेषता बताई कि एक जो है इसमें केंद्रीय भाव होना चाहिए, ए प्रिडोमिनेंट पैशन। जितने भी भाव, उसमें कई भाव आ सकते हैं, विभिन्न भाव आ सकते हैं, लेकिन वो विभिन्न भाव एक केंद्र से जुड़ने चाहिए।
तो इसमें भी एक संरचनात्मकता पर बल है कि विभिन्न उसके घटक हैं, ये नहीं कि घटक अपनी अपनी दिशाओं में उसको खींच रहे हैं, वो सब जाकर उसको जो मूल भाव है उसको पुष्ट करनी चाहिए, उसके प्रभाव को गहरा बनाने में सहायक हों, चाहे वो विरोधी भाव भी हो सकता है। मान लीजिए कि हास्य है और शोक है, इन दोनों को भी कोई ला सकता है, लेकिन उससे शोक के भाव को बल मिलना चाहिए। चौथा उसने ये बताया कि एक गंभीरता और ऊर्जस्विता, उसमें डेप्थ एंड एनर्जी ऑफ थॉट, ये उसने बताया। इसको उसने काफ़ी दूर तक एक्सप्लेन किया है कि जो डेप्थ जो अच्छी कविता में, और इसी में ये उसका बहुत मशहूर वाक्य जो आया है कि नो मैन वाज एवर एट ए ग्रेट पोइट विदाउट बीइंग एट द सेम टाइम ए प्रोफाउंड फिलोसफर, कि बिना गंभीर दार्शनिक हुए अभी तक कोई महान कवि नहीं हुआ। तो जब तक उसमें डेप्थ नहीं है विचार की, तब तक वो महाकवि जो है वो नहीं हो सकता। तो इसमें उसने एक उदाहरण भी दिया है कि ये दोनों जो हैं इनका सामंजस्य बहुत मुश्किल है, माने भाव का, गहन भाव का और विचारशीलता का, लेकिन महान कवि इसका निर्वाह कर पाते हैं। तो उसने व्यावहारिक जीवन से 2 उदाहरण दिए कि जैसे कि 2 योद्धा जैसे परस्पर लड़ते हैं, जैसे कि ये कल्पना करिए कि 2 योद्धा परस्पर जो हैं वो मल्ल युद्ध में लगे हुए हैं, तो धीरे धीरे जो है वो जब उनमें सामंजस्य हो जाता है, तब पहले तो ऐसा लगता है कि दोनों एक दूसरे को मार के ही छोड़ेंगे एक दूसरे को, लेकिन बाद में जब उनमें कुछ सामंजस्य हो जाता है तो एक अपनी ढाल से दूसरे को बचाने लगता है। एक उसने ये दिया। फिर उसने एक उदाहरण दिया 2 पहाड़ी नदियों का, कि पहाड़ी नदियों में अगर जो आपने देखी हो तो बहुत जो है वेग होता है, और ख़ासतौर बरसात में तो एकदम ऐसे लगता है कि अगर जो दोनों नदियां मिलें तो जैसे एक दूसरे का अस्तित्व उन्हें स्वीकार नहीं है, कि एक दूसरे को बिल्कुल नेस्त नामूद करके जैसे दम लेंगी। तो लेकिन जब उनको फिर थोड़ा चौड़ा रास्ता मिल जाता है और तो वो मिलकर फैल जाती हैं और फिर एक ही धारा में बहने लगती हैं। तो इसी तरह की बात जो है वो श्रेष्ठ कविता में दिखाई देती है। शुरू में तो वो भाव और विचार नहीं मिलते, लेकिन जब वो मिलाने में सफल हो जाता है तो भाव विचार को पुष्ट करता है और विचार जो है वो भाव को। धन्यवाद।